पथराव, बुलडोजर और सियासत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद पर हुई प्रशासन की कार्रवाई पर अब मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो रहा है। दरअसल एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कोतवाली थाने में पथराव में 3 पुलिस वाले घायल हुए। कांग्रेस नेता पर इसी पथराव का आरोप है और उनके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर से चढ़ाई कर दी है। कार्रवाई में हाजी शहजाद के 20 करोड़ के घर और 3 गाड़ियों को भी बुलडोजर से निस्तानबूद कर दिया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस के मुस्लिम नेता और विधायक हाजी शहजाद के समर्थन में उतरे हैं। तो ये शहजाद के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। आपको बता दें कि अब कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता है और विधायक हाजी शहजाद के जो समर्थन है वो सड़कों पर है। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई को न्याय विरुद्ध बताया है। साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं के आरोपी के बचाव में आने के बाद अब बीजेपी निशाना साध रही है। आज की एमपी की खास डिबेट में बात करेंगे इसी खास मुद्दे पर कुछ खास सियासी मेहमानों के साथ, लेकिन इसके पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो छतरपुर में बुलडोजर एक्शन, सियासी पारा हाई देखने को मिला है। आपको बता दें कि नासिक के महंत रामगिरी महाराज के पैगंबर पर कथित विवाद टिप्पणी, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। 23 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार को हाजी शहजाद के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाकर सियासी बहस छेड़ दी है। उसके बाद आपको बता दें 21 अगस्त 2024 बुधवार की शाम विरोध में छतरपुर में मुस्लिम समाज ने कोतवाली थाने का घेराव किया था। घेराव में पहले समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की, फिर धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा और लोगों ने पथराव कर दी। पथराव की चपेट में आने से कोतवाली टीआई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बारे में जानकारी मिलते हैं सीएम मोहन ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने 48 नामजद आरोपियों के साथ 150 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। वही 20 आरोपियों को पुलिस अब तक हिरासत में ले चुकी है। 70 से ज्यादा से पूछताछ भी हुई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर वो पूरा मामला क्या हुआ, जिसके बाद छतरपुर में थाने का घेराव करने पहुंचे लोगों ने पथराव कर दिया। पूरे मामले में जुबानी वार पलटवार भी जमकर हो रहे हैं। बवाल और पुलिस पर हमले के आरोप कांग्रेस नेता और उसके 3 भाइयों पर हैं। लिहाजा कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर हमलेवार है। छतरपुर की घटना दुखद है और उपद्रव के बाद जिस तरह पुलिस ने मकान तोड़े और तोड़वाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने, ये उससे ज़्यादा गलत है। ये बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि जो उनके मकान है उसका बताया गया परमिशन भी थी, उसके बाद तोड़ दिया। 1 दिन के अंदर तोड़ दिया, कोई नोटिस, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये अच्छा नहीं है और मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी कहा है, हमारे सीएलपी लीडर को भी कहा है कि इन लोगों को भी आगे आके इस पर बात करना चाहिए। और किसी की हिम्मत थाने में जाकर आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, ये हिम्मत पैदा नहीं होने देंगे। और इस हिम्मत को जो संरक्षण देगा, मुगालते में मत रहना, उसके साथ भी वही हाल होगा। जो आतंकवादियों को संरक्षण देगा, जो आग लगाने वालों को संरक्षण देगा, जो बलात्कारियों को संरक्षण देगा, उसके साथ भी वही हाल होगा जो छतरपुर के गुंडों के साथ हुआ। इसलिए एक अच्छा शेर सारी सीखो, उसको पढ़ो। वो क्या है इमरानगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। तो प्रताप हमारे पास है, तुम अपनी गढ़ी को बचाओ। अगर बदतमीजियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी इलाज होगा। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया। तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा।
तो देखा आपने कैसे एक पथराव और बवाल की घटना से मध्य प्रदेश की सियासत ने धार्मिक रंग ले लिया है। अपनी आज की बहस को शुरू करने से पहले इंडिया हेड कुछ सवाल पूछ रहा है और ये सवाल ये है कि शांतिपूर्ण घेराव में पथराव का जिम्मेदार आखिर कौन है। जब घेराव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था तो आखिर उसके बीच ये पथराव और थाने पर लोगों पर पथराव आखिर कैसे? क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बुलडोजर की जद में घर के साथ कांग्रेस नेता की गाड़ियां कैसे आई? जब बुलडोजर से घर गिराने की बात थी तो उनके बीच गाड़ियों को क्यों रौंद दिया गया? क्या पुलिस को कार्रवाई धर्म देखकर करनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि उन्मादी नेता के बचाव में आखिर कांग्रेस क्यों सामने आई है? तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुलडोजर से हाजी शहजाद के घर को तोड़ा जा रहा है और लगातार बीजेपी इस बात पर अमल है कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ ऐसा ही हश्र किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर कितना कानूनी है ये चीजें कि किसी भी आरोपी को ये आरोप लगाते हुए उसके घर पर इस तरह से बुलडोजर चला देना। तस्वीरें देखिए किस तरह से घर के साथ साथ हाजी शहजाद की गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया गया। तो तमाम इन सवालों के जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे इस खास एपिसोड में। हमारे साथ राजनीतिक गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ेंगी, वही कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ बनेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास हमारे साथ जुड़ेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इन तमाम सवालों के जवाब इंडिया हेड के माध्यम से हम ढूंढने की कोशिश करें कि क्या जो ये न्यायिक व्यवस्था है यह सच में सही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म को देखकर, एक समुदाय को देखकर ऐसी जो वारदात है उसको अंजाम दे रही है, ऐसे एक्शन ले रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला जहां से शुरू हुआ शांतिपूर्ण तरीके से हाजी शहजाद के नेतृत्व में लोग गए थे थाने का घेराव करने। मामला ये था कि रामगिरी महाराज का पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक बयान, एक टिप्पणी, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में, देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित नजर आए और इसी आक्रोश को आधार बनाकर वो थानों का घेराव करने और रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचते हैं। लेकिन छतरपुर की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, हाजी शहजाद के नेतृत्व में उनके इशारे पर कहीं ना कहीं थाने पर वार कर दिया गया, पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ लिया। मोहन यादव के संज्ञान में जब यह मामला जाता है तो उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शाही शहजाद के घर पर बुलडोजर चला दी जाए। इमरान प्रतापगढ़ी भी बोलते नजर आए, हमने आपको सुनवाया भी। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर विपक्ष का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समुदाय को देखकर एक पार्टिकुलर समुदाय पर वार कर रही है, निशाना बना रही है। लिहाजा कानून व्यवस्था के जरिए कितना कुछ सही है, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस खास एपिसोड में हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो सवाल है और जो महत्वपूर्ण सवाल है इस घटना के बाद कि शांतिपूर्ण तरीके से जब घेराव चल रहा था तो आखिर पथराव क्यों? और फिर एक सवाल कि क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? लेकिन बुलडोजर जब घर को तोड़ने गई थी तो कांग्रेस नेता की गाड़ियों पर आखिर वार क्यों हुआ? और एक सवाल यह कि क्या पुलिस को धर्म देखकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो किसी धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि सवाल यह है जब मुसलमानों के साथ ऐसी घटनाएं या ऐसे वारदात जब देखने को मिल रहे हैं तो यह भी सवाल बनता है। बुलडोजर की ये जो कार्रवाई है कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर भी आज हम बात करेंगे और इस पर भी कहीं ना कहीं संक्षिप्त से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि पूरा वारदात जो है महंत रामगिरी के एक बयान, एक टिप्पणी के बाद शुरू होता है जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देते हैं। अब इस पूरे मामले के बाद हाजी शहजाद के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं इस पर। रामगिरी महाराज की भी मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ते नजर आ रही हैं, क्योंकि हर जगह एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ कराए जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं जितेंद्र मिश्रा के पास,
पहले तो जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितेंद्र जी, सवाल आपसे इसलिए महत्वपूर्ण और पहला सवाल इस चर्चा में इसलिए क्योंकि जिसके इशारे पर और जिसके नेतृत्व में छतरपुर का माहौल बिगड़ा, सुरक्षा करने वालों पर हमला कर दिया गया, उसी हमलावर को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है। तो आप किसे बचा रहे हैं? कानून व्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं या उस हमलेवार को बचाने की बात कर रहे हैं जिसने उस वर्दी पर कहीं ना कहीं वार करने की कोशिश की, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं? जितेंद्र जी। नहीं, देखिए, बात को लेकर के जरा भी संशय नहीं है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर होती है और शहजाद का मकान तोड़ दिया जाता है। उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए थी, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए थी, हम सब साथ खड़े रहते। लेकिन एक दिन पहले ये घटना होती, दूसरे दिन मकान तोड़ दिया जाता है। आप ही मजिस्ट्रेट, आप ही वकील, फैसला भी आपका। ये जरूर शंका की सुई कहीं ना कहीं सरकार की तरफ डालता है कि सरकार एक तरफा निर्णय ले रही है। इस पर केस चलता, इसको सरकार अपना पक्ष पेश करती और जो सजा होनी थी हो जाती। इसका मकान तोड़ दिया जाता, इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता, कोई आवाज नहीं आती। एक दिन पहले एफआईआर होती है, घटना होती है और दूसरे दिन मकान तोड़ दिया जाता। कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? ये किसने इनको कानून हाथ पे लेने की परमिशन दी? उस एसडीएम, उस तहसीलदार को जो मकान तोड़ने गया, कौन से पावर से वो तोड़ने गया? ये सवाल उठता है। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रशासन ने एक अपने तरफ से एक बात कही है कि जब उनका मकान बनाया गया था तो उसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, इस आधार पर उनके मकान को तोड़ दिया गया है। हालांकि आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्या ये कानूनी व्यवस्था, कानूनी प्रणाली में ये चीजें हैं कि जिस पर एफआईआर हो उसके अगले दिन उसका घर तोड़ दिया जाए? लेकिन एक जो प्रशासन की तरफ से बात कही गई है कि परमिशन नहीं ली गई थी घर बनाने की, इसलिए घर तोड़ दिया गया। जितेंद्र जी। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है, अगर परमिशन नहीं ली गई बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, लेकिन इस घटना के बाद दूसरे दिन तोड़ देना ये बताता है कि अगर इतने दिन से मकान बना था तो उनकी नजर में नहीं है, उसको उसी समय क्यों नहीं रोका गया? चलिए, नहीं रोका गया, रिश्वत खा के आपने छोड़ दिया होगा, लेकिन जिस घटना के बाद तुरंत तोड़ना मतलब ये बताता है कि इस घटना के कारण तोड़ा गया। और 15 सितंबर तक तो वर्षा काल में कोई भी अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाता। इतनी क्या जल्दी थी आपको कि 15 सितंबर का इंतजार नहीं किया आपने? चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब प्रियंका दुबे जी से ले लेते हैं सीधे। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपका इंडिया हेड पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या जल्दी थी? जितेंद्र जी साफ तौर पे सवाल पूछ रहे हैं कि जल्दी किस बात की थी? वक्त देते, कोर्ट तक बात जाती, एफआईआर हो ही गई थी, अगर वो दोषी पाए जाते तो उनको सजा होती। किस बात की जल्दी थी प्रियंका जी कि उनका घर तोड़ दिया गया? मध्य प्रदेश में ये साफ कहा गया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी एक्टिव है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्म विशेष की बात तो कतई नहीं है। सर्वधर्म समभाव के साथ में सरकार चल रही है। विभिन्न जितनी भी योजनाएं हैं, आप मुझसे ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो ज्ञानविद हैं, तो आप लोग देख लीजिए, जब भी कोई सरकारी योजनाएं आती हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, चाहे दुनिया भर की, मैं लाडली बहना से लेकर अभी गिनवाऊंगी तो बहुत सी बातें जाएंगी, किसी धर्म विशेष के लिए संचालित नहीं हो रही है, सभी के लिए संचालित है और सभी तक उनका लाभ बिल्कुल निष्पक्षता से पहुंच रहा है। ये जो धर्म की लड़ाइयां हैं और जातियों की लड़ाइयां हैं, ये चुनाव में सबने देखी कि किसने शुरू करी है और कौन इसका फायदा उठा रहा है। परंतु जैसा कहा गया, तो अगर आपको किसी की एक निर्जीव कोठी टूटने का इतना दर्द होता है, तो मुझे उस भाई का भी दर्द होता है जिसमें पथराव की, पहली चीज तो पथराव की क्या परमिशन ली गई थी एसडीएम सर से कि हम थाने का घेराव करने जा रहे हैं? उसकी परमिशन ली थी क्या? उसके बाद पथराव की परमिशन भीड़ ने ली थी क्या? उसके नेतृत्व करने वालों ने अपनी भीड़ को नियंत्रित करने का ठेका नहीं लिया था? और उसके बाद जब मेरा एक भाई जो सुरक्षा में तैनात है, टीआई मेरा भाई करके मुहिम चलाती है पुलिस, और वो टीआई भाई के ऊपर चाकू से हथियार धारदार हथियार से उसके ऊपर आक्रमण होता है और वो आज आईसीयू में एडमिट होता है, तो अगर उसकी जान चली जाती तो क्या हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालते? क्या उसके परिवार को सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देकर के इतिश्री कर लेते? कोठी तो फिर से बनाई जा सकती है,
तो क्या उसके बच्चों को दूसरा पिता मिल पाता? क्या उस परिवार को दूसरा बेटा मिल पाता? कभी आपने सोचा जो दिन रात ड्यूटी पे अपने त्योहार पावन सब भूल करके जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन भाइयों के ऊपर जो हमला भीड़ ने किया, वो जिनके भड़काने पे किया, अगर जिन्होंने नेतृत्व किया था, और आप तो उस सरकार के जैसे गांधी जी के स्लोगन को बिल्कुल। लेके चलते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, वही सवाल तो था इनसे। पथराव कहां से आ गया? चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब आपने जितेंद्र तो जी से कहते लेते हैं, कहते उसके बाद दे दी हमें रविंद्र व्यास जी आजादी आपके बिना पास खड़क आते हैं। बिना प्रियंका जी, ढाल। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सुरक्षा कर्मियों पर जब ऐसे हमले होते हैं तो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जितेंद्र जी, अहिंसा परमो धर्म को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी चलती है। थाने पर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे, एफआईआर कराने पहुंचे थे, आखिर कारण क्या हुआ कि आपको पथराव करना पड़ा? हालांकि उस दिन भारत बंद था और जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, प्रशासन का भी कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी देरी हो रही थी। तो इस पर इतना आक्रोश क्यों? और भी तमाम जगहों पर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर करने के लिए लोग पहुंचे हैं, महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं से नहीं आई जो छतरपुर से देखने को मिली। ये कितना आप अपने आधार को मजबूत देखते हैं? अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं जितेंद्र जी। देखिए सवाल इस बात का उठता है कि गांधीवाद की विचारधारा को मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, ये दिख रहा है गोडसे की आपका विचार दिखा विचारधारा को छतरपुर मानने में। वाले- छतरपुर में आपने अपने हेलो। विचार को प्रदर्शित किया है जितेंद्र जी। मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ हम्म। कि अहिंसा के साथ कांग्रेस खड़ी है, हिंसा को कहीं समर्थन नहीं करती है। यानी छतरपुर में लेकिन जो ये हुआ वो लोग- हिंसा नहीं था, वो अहिंसा था जितेंद्र जी। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था, उसकी जांच करा के उसको दोष सिद्ध कर देते, इसके बाद कार्रवाई करते। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पत्थरबाजों को समर्थन देती है, पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात करती है और मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है, सरकारी अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। आप बताइए, कश्मीर के पत्थरबाजों पर केस वापस लेने की वकालत करते हो, यहाँ पर किसी का मकान तोड़ देते हो। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छा, बस दोष सिद्ध तो कर एक देते। टिप्पणी आप दे दीजिए, उसके बाद रविंद्र व्यास जी आपके पास आते हैं। जितेंद्र जी, एक बात आप ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि दोषी पाया जाता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि उनके नेतृत्व में सारी चीजें हुई, और आप कह रहे हैं दोषी पाया जाता। ये कितना सही है कि एक ऐसे नेता के नेतृत्व में ऐसे काम किए जाते हैं, दागदार काम किए जाते हैं जब आप अहिंसा की बात करते हैं उसमें? चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि आप मान रहे हैं कि वो दोषी। एक मिनट मुझे ये बताइए, कश्मीर में पत्थरबाजों के केस वापस लेने की वकालत कौन करती है? महबूबा मुफ्ती करती है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ सरकार बनाती है। आतंकवादियों को समर्थन देने का काम कौन करता है? महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार बनाती है। मैं छतरपुर बात कर रहा हूं, आप मुझे कश्मीर लेकर जा रहे हैं, अभी कन्याकुमारी लेकर चले जाएंगे। छतरपुर पर जवाब दीजिए जितेंद्र जी। हालांकि आपके पास पुनः आएंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र व्यास जी के पास चलते हैं। काफी अनुभव इनके पास, और जमीनी हकीकत क्या कुछ थी वहां, क्योंकि अभी छतरपुर में वो मौजूद भी है। सबसे पहले रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। जी रविंद्र जी, देखिए, जिस तरह से आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, प्रियंका जी भी लगातार आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रही है, जितेंद्र जी भी मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ठीक है, गलती हुई है, कम से कम इतना ही मान लेते। लेकिन जमीनी हकीकत की बात जब करते हैं और बुलडोजर चलाने की बात जब आती है, कितना न्याय सन्निहित है और कितना इसमें क्या कुछ न्यायिक व्यवस्था है? बुलडोजर चला सकते हैं क्या? और छतरपुर की जो ग्राउंड की जो स्थिति रही, कितनी सच्चाई है और कितना हकीकत है उसमें? देखिए, जब इन लोगों ने जुलूस प्रदर्शन या ज्ञापन देने की बात हुई तो दो दिन पहले इनने प्रशासन से बात की थी। प्रशासन ने इनसे यही अनुरोध किया था कि आप या तो 21 तारीख के बाद ज्ञापन दे दीजिए या 21 तारीख को शाम को ज्ञापन दीजिए। पर ये लोग ठीक उसी समय ज्ञापन देने पहुंचे जब भारत बंद का जुलूस, जिसमें कांग्रेस और बीएसपी और भीम आर्मी, ये तमाम सारे संगठन जुलूस निकाल रहे थे, और एक प्री प्लान तरीके से छोटे बच्चों को आगे किया गया, फिर उसके पीछे बड़े खड़े हुए। जब ये लोग शहजाद अली और जावेद अली जो है, जो वर्तमान के सदर हैं, ये सारे उन बात कर रहे थे, उसी समय टीआई के बातचीत के दौरान हमला हो जाता है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थर ये साथ लेके, इसलिए माना जा रहा है कि साथ लेके गए थे क्योंकि कोतवाली जहाँ पे बनी हुई है, बीच बाजार में है, वहाँ पे कोई इस तरह के स्पॉट नहीं है कि जहाँ से पत्थर ये उठा सके। और इस घटना को लेकर जहाँ तक कानून और
व्यवस्था की बात है तो ये स्थानीय स्तर पे जो लोगों का मानना है कि प्रशासन ने जो कार्यवाही की है वो उचित की है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उचित की है। ठीक है प्रियंका, जब आपके पास आते हैं क्या कुछ कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बुलडोजर से आप किसी भी आरोपी को ऐसे डरा धमका नहीं सकती हैं, बुलडोजर से सिर्फ तोड़ा जा सकता है तो इमारत या कभी संविधान या कभी समाज। तो जो विपक्ष है वो इन तीन चीजों को कह रही है कि बुलडोजर से आप संविधान तोड़ सकती हैं, समाज तोड़ सकती हैं या कि कोई इमारत तोड़ सकती हैं, लेकिन जो ऐसे एफआईआर दर्ज होने के बाद जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, बुलडोजर चलाना कितना वाजिब है प्रियंका जी? देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी हमारे जो वहाँ पे जो भाई साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी अपनी रिपोर्टिंग बताया, रविंद्र उसी व्यास का जी मैंने हमारे साथ जुड़े हैं। जी, रिपोर्टिंग रविंद्र जी। व्यास जी भाई साहब जो बता रहे हैं उसी का ही एड ऑन करके मैं बात करूंगी। कोई अलग से निष्पक्ष बात कर रही हूँ मैं, प्रवक्ता के तौर पे भी मत लीजिएगा। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। दरअसल शाम को 5 बजे थाने में शिकायती आवेदन लेकर के पहुंचे, धारदार हथियार के 7 लोग थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, दैनिक भास्कर में जीतन भाई साहब भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप ज्ञापन देने गए थे वहां धारदार हथियारों का क्या काम था, आप ये तो बताइए। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम कहते हैं गेट बंद होते ही भीड़ जोर से नारेबाजी करने लगी और इनको समझाने के लिए अरविंद कुंजर जी जब उनका आवेदन लेने थाने से बाहर निकल करके आते हैं और बात करना शुरू करते तो नारेबाजी शुरू हो जाती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके लिए हमारे व्यास भाई साहब भी कह रहे हैं कि वह पत्थर का कोई साधन नहीं था, मतलब पत्थर भी साथ में लेके गए थे। तो आप ये कौन सा प्रदर्शन करने गए थे? और जब आप इस प्रिपरेशन से करते, मतलब कॉमन इंटेंशन आपका उपद्रव करना ही था। मैं एज ए एडवोकेट ये साफ बोल सकती हूँ कि इनके ऊपर इंटेंशनली इन्होंने ये सब काम किया है। जो लोग उपद्रव अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्या हम इनके लिए कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखें? जो जानबूझ के छोटे बच्चों को आगे करते हैं ताकि नाबालिगों के ऊपर कार्रवाई ना हो पाए, उनको कानून का फायदा मिले, कानून को अपनी तरीके से तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं जो लोग, और आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया अप्लाई करके। अरे अतिक्रमण किया है वो तो कहीं पे भी किया गया हो, निश्चित तौर पे तोड़ देना चाहिए। मेरा घर भी अगर अतिक्रमण में आता तो कल आप बुलडोजर भेजिए, तोड़ दीजिए उसे, निश्चित तौर पे मैं कह। तो उसके ऊपर आप लोग राजनीति करने बैठे हैं। अरे आपको तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, जो करना है, विरोध करने के और भी तरीके। पर हथियारों से पुलिस वालों को मारोगे आप, और वो भी 4 पुलिस वाले घायल हुए, 4 परिवार आज उजड़ जाते। आप अपना परिवार बसा सकते हैं? मेरा एक ही क्वेश्चन है, ये राजनीतिक तौर पे नहीं पूछ रही हूं मैं, पर आप मुझे बताइए आज इन 4 के साथ अगर कुछ गलत हो जाता, और आप लोग मुझे मत बताइए कश्मीर में क्या रहो। याकूब मेनन के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाले आप लोग हैं, हाफिज सईद को जी लगाने वाले आप लोग हो, ओबामा के लिए साथ में जी लगाने वाले आप लोग हो, आतंकियों को अगर सम्मान देने का काम किया है ना, अफजल गुरु की फांसी माफी मांग कराने के लिए आप लोगों ने अपील करी थी, और आज बलात्कारियों के साथ में कपिल सिब्बल जी आपके केस लड़ रहे हैं कलकत्ता में। तो चलिए ठीक है, मत बताइए आप लोग। प्रियंका जी, जितेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी देखिए, सवाल बहुत गंभीर है और जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा कि जब आप शांतिपूर्ण तरीके से एफआईआर देने गए थे, कोई भी जब जाता है स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कराने, तो अपने साथ हथियार और पत्थर तो लेके नहीं ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार रविंद्र जी भी कह रहे थे, क्योंकि उनकी बातें झूठ नहीं हो सकती जितेंद्र जी, जमीनी हकीकत पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, उनकी जो जड़ें हैं वो जमीनी हकीकत में, पत्रकारिता में बहुत मजबूत है, और उन्होंने छतरपुर में रहकर ये केस जो है अपनी आंखों से देखे, और वो भी ये कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड था ये सब कुछ करना। पत्थरें पहले से गई थी, हथियार पहले से गए थे। जवाब देंगे या मौन साधेंगे अब भी जितेंद्र जी? नहीं, मौन साधने का तो सवाल ही नहीं उठता, हर का जवाब दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि ये जो लोग आतंकवादियों को छोड़ के कंधार आए थे, जरा एक बार उनके घर पे बुलडोजर चला दीजिए। जिस आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया था उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला के सजा दे दीजिए उसको आप। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल इनको सजा दी जानी चाहिए थी। अगर ये प्रीप्लान्ड था, अगर पत्थरबाजी हुई है तो सजा के लिए कोई मना नहीं करता है। प्रियंका बहन के पास निश्चित तौर पर विद्वत्ता का अनुभव है, लेकिन एज ए एडवोकेट मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा अनुभव होगा। कोई रातों रात सजा देने का प्रावधान भारत का कानून नहीं देता किसी को।
आप उसके ऊपर ट्रायल कीजिए, उसको दोषपूर्ण बताइए और जो सजा देना है दे दीजिए। लेकिन रात में घटना हुई, सुबह सजा दे दी, और अगर रामगिरी महाराज के ऊपर FIR हो जाती तो ये घटना नहीं होती। क्या बात कर रहे आज हैं, तक क्या बात कर रहे हैं रामगिरी जितेंद्र महाराज मिश्रा जी? के तमाम ऊपर- जगहों पर, तमाम स्टेशनों पर FIR, मैं कहिए आपको नाम गिनवा दूं, महाराष्ट्र के 4 जगहों पर, चाहे वो बांद्रा हो, चाहे और तमाम 3-4 जगह जो मैं आपको अभी अभी गिनवा सकता हूं, नासिक, छत्रपति, सुभाष नगर, पायोधनी और बांद्रा में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। वहां से तो ऐसी तस्वीरें नहीं आई। छतरपुर में नहीं हो सकती साहब, क्यों नहीं हो सकती? करने तो गए थे आप, छतरपुर करने में गए थे FIR, करके चले आए, वार पलटवार, अगर कैसे उस- चलेगा? अगर उस पुलिस स्टेशन पर FIR हो जाती तो इस घटना को इस तरह की नहीं होती। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर घटना है, आपने किस कोर्ट में इसको सिद्ध कर दिया और उसके बाद आप कार्रवाई कर दो। लेकिन रात में घटना होती, सुबह बुलडोजर चलाना, ये भारत का कानून इजाजत नहीं देता है। ये प्रियंका बहन अच्छी तरह समझती होंगी। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया लेते हैं आपसे रविंद्र जी की क्या कुछ अब आपकी जो नजरें हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है इस मामले पर क्या कुछ कहता है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि जिस तरह से जितेंद्र मिश्रा जी का भी लगातार सवाल है कि कानूनी व्यवस्था पर भी बुलडोजर चलाने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि रातों रात किसी के घर पर बुलडोजर चला देना ये कहीं भी हमारे संविधान या कानून व्यवस्था में नहीं है। रविंद्र जी। बेशक ये संविधान और कानून व्यवस्था में नहीं है, पर क्या अपराध करना कानून व्यवस्था में है? ये सवाल छतरपुर के लोग आप पूछ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। आज बिल्कुल। के लोगों से मैं मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि ये सारा आने वाले समय में जो धार्मिक त्योहार हैं हिंदू समाज के, उसको लेके इन लोगों ने प्री प्लान तरीके से शहर में दहशत का माहौल बनाने के लिए सब किया है। और जिस दिन भारत बंद था, अगर उसके एक दिन बाद ये ज्ञापन देने चले जाते या बातचीत करते तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएशन हो जाता और इनकी शायद FIR भी हो जाती। लेकिन इनकी तो तैयारी थी किसी और चीज की, रविंद्र जी। पर ये अड़े थे कि सिर्फ हमें उसी समय ये 2:45 पे पुलिस ने भी अपनी जो FIR लिखी है कि 2:45 पे ये लोग आके इनने उपद्रव शुरू किया है। तो अब इस मामले की और गहराई से जरूरत है कि इस मामले की गहराई से जांच हो और इसके पीछे मकसद क्या था इसको भी खोजा जाना चाहिए। ठीक है, मकसद खोजने की जरूरत है और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच भी करेगी। हालांकि आखिरी टिप्पणी प्रियंका दुबे जी आपसे लेना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर बनी है और अड़ी भी हुई है कि ऐसे अपराध जब होंगे तो हम डायरेक्ट बुलडोजर चलाएंगे भैया, हम किसी संविधान को नहीं देखेंगे, किसी न्याय व्यवस्था को नहीं देखेंगे। आखिरी प्रतिक्रिया प्रियंका जी आपसे। मैं तो बुलडोजर की कार्रवाई के अलावा जिन बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किए जाते हैं उनके लिए सरकार से शूट एट साइट के ऑर्डर्स की भी परमिशन चाहूंगी कि रातों रात उन्हें मार डालना चाहिए। जिनके लिए आज 14 वकील खड़े होते हैं ना, ऐसे मौके नहीं देने चाहिए उनको। शूट एट साइट वाला ही कहीं से प्रोविजन हो सकता है, तो मैं खुद इसकी अनुशंसा करूंगी। दूसरी बात, अगर कांधार में आतंकी छोड़े गए थे तो उसके पहले किसी की बेटी को छुड़ाने के लिए कितने आतंकी छोड़े गए थे, पहला उसका आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अपने गिरेबाज झांकने की बहुत अच्छे से जरूरत है। आप लोग जो कि पत्थरबाजों को कहते हैं ना, बहके हुए युवा, और उनको सिलाई मशीन गिफ्ट करते बैठते हो, ये उसके परिणाम है कि आज पुलिस वालों के ऊपर हमला हो रहा है। और चूंकि मेरे खुद के भी भाई पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो मैं तो खुद ये कहूंगी कि कोठी क्या गिराई गई, इन जैसों को खदेड़ खदेड़ के मारना चाहिए और मारना ही चाहिए। और पुलिस के अलावा अगर इनको जनता भी मारे तो गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। प्रियंका दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे रविंद्र व्यास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इस चर्चे से बात ये निकल कर आ रही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं कि जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो किसी पार्टी के नेता के नेतृत्व में जब ऐसे हमले होते हैं वहां, और लगातार जिस तरह से रविंद्र व्यास जी भी हमें बता रहे थे कि प्री प्लान्ड थी सारी चीजें, यानी पहले से लोग वहां इसी मनसे के साथ गए थे कि वहां पथराव करना है, उपद्रव करके अपनी कहीं ना कहीं जो वहां इमेज है उसको स्थापित करनी है। लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये
कि लगातार जो कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है कि रातों रात इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह की जो व्यवस्था है कि एफआईआर दर्ज होती है आज और अगले ही सुबह बुलडोजर चला दिया जाता है, इस पर लगातार कांग्रेस सवाल उठाते नजर आ रही है। हालांकि छतरपुर में इस घटना के बाद अब आगे क्या कुछ प्रशासन की कार्रवाई होती है, जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है कि आखिर मंशा क्या थी वहां लोगों को पहुंचने के लिए और कौन से लोगों पर और आगे धाराओं में कार्रवाई होगी, ये देखने की बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरे साथ आप बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।